हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म स्टडी विद जीके यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। तो आज की हमारी चर्चा का विषय रहेगा एनटीए यूजीसी नेट पेपर वन, यानी पेपर वन एक को लेकर, जिसमें हम बात करेंगे इकाई 10। और इकाई 10 क्या है? उच्च शिक्षा प्रणाली, हायर एजुकेशन सिस्टम। इसके बारे में आज हम महत्वपूर्ण सवालों के बारे में बात करेंगे। इससे संबंधित क्विज लेके आया हूं आपके समक्ष, की पॉइंट, फैक्ट एंड एमसीक्यू। और ये हमारा पार्ट तीसरा मित्रों। इससे पहले हमने दो पार्ट के बारे में चर्चा कर चुके हैं। यदि आपने उन्हें भी नहीं देखा तो आप उसे भी जरूर देखिएगा, जिसका लिंक इसी वीडियो सीरीज के नीचे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, या आप उन्हें हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद जीके की प्लेलिस्ट पर विजिट कर सकते हैं, जहां आपको एनटीए यूजीसी नेट पेपर वन नाम की प्लेलिस्ट बनी हुई है, जहां आपको और महत्वपूर्ण वीडियो सीरीज जहां उपलब्ध है वो आपको वहां मिल जाएगी। तो आइए शुरुआत करते हैं बिना किसी देरी के। यदि मित्रों आपको हमारे द्वारा किया जा रहा प्रयास अच्छा लग रहा हो तो आप इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिएगा, और आपने अमूल्य सुझाव भी दीजिएगा कमेंट बॉक्स के माध्यम से। तो पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर रहा, ये पार्ट 3 का। पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, ये इंग्लिश और हिंदी दोनों माध्यम में। निम्नलिखित में से कौन सा कथन यूजीसी के मुख्य कार्यों का प्रतिनिधित्व करता है? यानी इनमें से कौन सा कथन है जो यूजीसी के मुख्य कार्यों का प्रतिनिधित्व करता है? संस्थानों की मान्यता, गुणवत्ता और मानकों का रखरखाव, कुलपति की नियुक्ति, संस्थानों को अनुदान देना, शैक्षिक विकास के लिए राज्य सरकार को जिम्मेदार बनाना। और फिर आपको नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का आपको चयन करना है। चार ऑप्शन आपके समक्ष रहे, आप एक तरफ इंग्लिश में भी पढ़ सकते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिप्रेजेंट द मेन फंक्शनल ऑफ यूजीसी? क्या होगा? एक नंबर सवाल का राइट आंसर आप चयन कीजिएगा। इनमें से आपको वो चयन करना है जो यूजीसी के मुख्य कार्यों का प्रतिनिधित्व करते हैं। वो कथन जो यूजीसी के कार्यों का मुख्य प्रतिनिधित्व करते हैं। ऑप्शन आपका 3 राइट होगा। पहला, दूसरा और चौथा कथन बिल्कुल सही है। ऑप्शन 3 राइट होगा। संस्थानों को मान्यता देना, बिल्कुल ये यूजीसी का मुख्य कार्य है। गुणवत्ता और मानकों का रखरखाव करना, यह भी यूजीसी का कार्य है। कुलपति की नियुक्ति करना, यह यूजीसी का कार्य नहीं है। संस्थानों को अनुदान देना, यह यूजीसी का कार्य है। जबकि शैक्षिक विकास के लिए राज्य सरकार को जिम्मेदार बनाना, यह यूजीसी का मुख्य कार्य नहीं है। तो आपका बन जाएगा पहला, दूसरा और चौथा। ऑप्शन 3 राइट होगा। नेक्स्ट सवाल 2 नंबर आपकी स्क्रीन पर रहा। यूजीसी की संकाय पुनर्भरण योजना का मुख्य उद्देश्य था। 2 नंबर सवाल है, यूजीसी की संकाय पुनर्भरण योजना का मुख्य उद्देश्य था। ऑप्शन 1, उच्च शिक्षा संस्थानों में संकाय की कमी का पता लगाना। ऑप्शन 2, संकाय के शिक्षण कौशल का उन्नयन करना। ऑप्शन 3, कॉलेजों और विश्वविद्यालयों में संकाय के लिए अनुसंधान बुनियादी ढांचों का उन्नयन करना। ऑप्शन 4, शिक्षाविदों को मजबूत करना और उद्योग संपर्क बढ़ाना। The main aim of the faculty recharge scheme of UGC was to। ऑप्शन 4 आपके समक्ष रहे। राइट आंसर आप चयन कीजिएगा। क्या होगा? इस यूजीसी की संकाय पुनर्भरण योजना है फैकल्टी रिचार्ज स्कीम। इसका मुख्य उद्देश्य क्या था?
ऑप्शन आपका एक राइट होगा। उच्च शिक्षा संस्थानों में संकाय की कमी का पता लगाना। एड्रेस द शॉर्टेज ऑफ फैकल्टी इन हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन, यानी उच्च शिक्षा संस्थानों में संकाय की कमी का पता लगाना। यह यूजीसी की संकाय पुनर्भरण योजना फैकल्टी रिचार्ज स्कीम का मुख्य उद्देश्य था। ऑप्शन एक आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट 3 नंबर सवाल आपकी स्क्रीन पर है। निम्नलिखित में से कौन सा प्रमाण पत्र डिप्लोमा, डिग्री, मार्कशीट आदि जैसे सभी शैक्षणिक पुरस्कारों का ऑनलाइन स्टोर हाउस है? यानी जो भी प्रमाण पत्र है शैक्षिक कार्यक्रमों से संबंधित, उन सभी का शैक्षणिक पुरस्कारों का ऑनलाइन स्टोर हाउस है स्वयं राष्ट्रीय डिजिटल पुस्तकालय, राष्ट्रीय शैक्षणिक पुस्तकालय, राष्ट्रीय शैक्षणिक डिपॉजिटरी। Which of the following is an online storehouse of all academic awards like certificate, diploma, degree, marksheet, etc? स्वयं, नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी, नेशनल एकेडमिक लाइब्रेरी, नेशनल एकेडमिक डिपॉजिटरी। क्या होगा 3 नंबर सवाल का राइट आंसर, आप गैस करिएगा। जो भी प्रमाण पत्र है, डिप्लोमा है, डिग्री है, मार्कशीट आदि है, इन सभी को शैक्षणिक, ये जो भी सभी शैक्षणिक पुरस्कार है उनका ऑनलाइन स्टोर हाउस कौन सा है? जब चाहे तब आप वहां से प्राप्त कर सकते हैं ऑनलाइन माध्यम से, ऑनलाइन मोड से। ऑप्शन आपका डी राइट होगा, 4 नंबर ऑप्शन राइट होगा, राष्ट्रीय शैक्षणिक डिपॉजिटरी, एनएडी, नेशनल शैक्षणिक डिपॉजिटरी। ऑप्शन आपका 4 राइट होगा। नेक्स्ट 4 नंबर सवाल, उस योजना का नाम बताइए जो भारतीय संस्थानों और दुनिया के सर्वश्रेष्ठ संस्थानों के बीच शैक्षिक और अनुसंधान सहयोग को सुविधाजनक बनाती है। बहुत ही अच्छा सवाल है। उस योजना का नाम बताइए जो भारतीय संस्थानों और दुनिया के सर्वश्रेष्ठ संस्थानों के बीच शैक्षिक और अनुसंधान सहयोग को सुविधाजनक बनाती है। ऑप्शन 4 आपके समक्ष है। क्या होगा 4 नंबर सवाल का राइट आंसर? ऑप्शन आपका 3 राइट होगा, स्पार्क योजना। स्पार्क योजना है जो भारतीय संस्थान और दुनिया के जो सर्वश्रेष्ठ संस्थान हैं उनके मध्य तुलनात्मक रूप से शैक्षिक और अनुसंधान सहयोग को बढ़ावा देने का कार्य करती है। ऑप्शन आपका 3 राइट होगा। अब आइए इसके बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं, क्या है स्पार्क योजना। ऑप्शन 3 इस सवाल का राइट आंसर है। स्पार्क का पूरा नाम क्या है आप देख सकते हैं, स्कीम फॉर प्रमोशन ऑफ एकेडमिक एंड रिसर्च कोलैबोरेशन, यह इसका पूरा नाम है। आप पूरा नाम भी पढ़िएगा क्योंकि यहां से भी कई बार फुल फॉर्म भी पूछी गई है परीक्षाओं में। 25 अक्टूबर 2018 को इस स्कीम को लॉन्च किया गया था। यह वेब पोर्टल लॉन्च हुआ था 25 अक्टूबर 2018 को। स्पार्क, स्कीम फॉर प्रमोशन ऑफ एकेडमिक एंड रिसर्च कोलैबोरेशन ऑफ प्रमोशन। स्कीम फॉर प्रमोशन ऑफ एकेडमिक एंड रिसर्च कोलैबोरेशन, ये जो वेब पोर्टल लॉन्च हुआ था 25 अक्टूबर 2018 को। और इस योजना में शामिल राष्ट्रीय समन्वय संस्थान और नोडल संस्थान के रूप में आईआईटी खड़गपुर योजना को विदेशों में सर्वश्रेष्ठ संस्थानों के साथ अनुसंधान सहयोग को बढ़ाने के लिए योजना को लागू करेगा। यानी यह योजना कौन लेकर आया? एमएचआरडी। मानव संसाधन विकास मंत्रालय और उसके साथ नोडल संस्थान के रूप में कार्य कर रहे हैं राष्ट्रीय समन्वय संस्थान और आईआईटी खड़गपुर। ये तीनों मिलकर इस योजना को मूर्त रूप देने का कार्य कर रहे हैं।
एमएचआरडी के नियंत्रण में योजना संचालित हो रही है और संचालित कौन कर रहा है? राष्ट्रीय संवहन संस्थान और आईआईटी खड़गपुर। और ये क्या करेंगे? ये इस योजना को विदेशों में सर्वश्रेष्ठ संस्थानों के साथ अनुसंधान सहयोग को बढ़ाने के लिए और योजना को लागू करेंगे, जिससे हमारे देश के अनुसंधान पारिस्थितिकी तंत्र में सुधार होगा। आप इस स्लाइड को आसानी से पढ़ सकते हैं वीडियो को रोककर। नेक्स्ट हम बात करते हैं इससे जुड़े और क्या महत्वपूर्ण पॉइंट है। यानी जो स्पार्क पहल है या योजना है, इस नई पहल का उद्देश्य शीर्ष यानी उच्च के बीच अकादमिक अनुसंधान सहयोग को सुविधाजनक बनाते हुए भारत के उच्च शिक्षण संस्थानों के अनुसंधान पारिस्थितिकी तंत्र में सुधार करना और छात्रों और संकायों की गतिशीलता से जुड़े संयुक्त अनुसंधान परियोजनाओं के माध्यम से भारतीय संस्थानों और वैश्विक स्तर पर स्थान पर रही है। स्पार्क योजना से प्रमुख राष्ट्रीय समस्याओं को दूर करने के लिए सर्वोत्तम अंतर्राष्ट्रीय विशेषज्ञ प्रदान करने में एक प्रमुख प्रभाव पड़ने की उम्मीद है और भारतीय शिक्षाविदों को विदेशों में सर्वश्रेष्ठ सहयोगियों के लिए उजागर करना। यानी मुख्य उद्देश्य है इसका भारतीय शिक्षाविदों को विदेशों में सर्वश्रेष्ठ सहयोगियों के लिए उजागर करना और अंतर्राष्ट्रीय संकाय को भारत में अधिक समय तक रहने में सक्षम बनाना, भारतीय छात्रों को काम करने का अवसर प्रदान करना और विश्व स्तरीय प्रयोगशालाओं में अनुसंधान में मजबूती, द्विपक्षीय संबंधों को विकसित करने और भारतीय संस्थानों की अंतर्राष्ट्रीय रैंकिंग में सुधार करने के लिए स्पार्क योजना लाई गई है। आप इस स्लाइड को वीडियो को पॉज करके आसानी से पढ़ सकते हैं मित्रों। नेक्स्ट बात करते हैं, क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यदि शॉर्टकट में इसके बारे में बात करें तो स्पार्क है जो शोध को बढ़ावा देने हेतु तुलनात्मक अध्ययन करती हैं भारत और विश्व की संस्थाओं का। यानी भारत व विश्व की संस्थाओं का तुलनात्मक अध्ययन करती है शोध व अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए शिक्षा के क्षेत्र में स्पार्क योजना। नेक्स्ट 5 नंबर सवाल आपकी स्क्रीन पर रहा। सवाल क्या कह रहा है कि विश्वविद्यालय के दैनिक प्रशासन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा निकाय जिम्मेदार है? फॉर द डे टू डे एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ यूनिवर्सिटी विच ऑफ द फॉलोइंग बॉडीज इज रिस्पॉन्सिबल। यानी यूजीसी जो विश्वविद्यालयों के दैनिक प्रशासन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा निकाय जिम्मेदार है? सीनेट, सिंडिकेट या कार्यकारी परिषद, विद्यार्थी परिषद, शैक्षणिक परिषद। क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर? ऑप्शन आपका 2 राइट होगा। सिंडिकेट यानी कार्यकारी परिषद है जो विश्वविद्यालय के दैनिक कार्य के लिए उत्तरदायी होती है, प्रशासन के लिए उत्तरदायी होती है। ऑप्शन 2 आपका राइट होगा। नेक्स्ट 6 नंबर सवाल आपकी स्क्रीन पर है। यदि मित्रों आपको हमारे द्वारा किया जा रहा प्रयास अच्छा लग रहा हो तो आप इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिएगा। जो भी आपके पास स्टडी रिलेटेड ग्रुप है, व्हाट्सएप, टेलीग्राम, फेसबुक इत्यादि। और आप पहली बार यदि देख रहे हैं तो आप इसे सब्सक्राइब जरूर करिएगा और पास में बेल के आइकन को भी दबाना नहीं भूलिएगा, क्योंकि आपको नोटिफिकेशन उसी के माध्यम से तुरंत मिलेगा। सिक्स नंबर सवाल है, उस शिक्षा में गैर पारंपरिक शिक्षा कार्यक्रम निम्नलिखित में से कौन सा है? यानी उस शिक्षा में गैर पारंपरिक शिक्षा कार्यक्रम निम्न में से कौन सा है या निम्नलिखित में से कौन सा है? स्वयं, आमने सामने शिक्षण अधिगम, ट्यूटोरियल क्लास, संगोष्ठी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन नॉन कन्वेंशनल लर्निंग प्रोग्राम इन हायर एजुकेशन? स्वयं, फेस टू फेस टीचिंग लर्निंग, ट्यूटोरियल क्लास, सेमिनार। क्या होगा इस सवाल का राइट आंसर? आप चयन कीजिएगा। उस शिक्षा में गैर पारंपरिक शिक्षा कार्यक्रम इनमें से कौन सा है? तो इस सवाल का ऑप्शन आपका 1 राइट होगा। स्वयं है जो गैर पारंपरिक शिक्षा कार्यक्रम है, नॉन कन्वेंशनल लर्निंग प्रोग्राम है, जबकि आमने सामने शिक्षण अधिगम, ट्यूटोरियल क्लास और संगोष्ठी ये सभी पारंपरिक अधिगम प्रोग्राम है।
कन्वेंशनल लर्निंग प्रोग्राम है ओनली। ऑप्शन एक आपका राइट होगा। स्वयं, स्वयं प्रभा इत्यादि ये सभी गैर पारंपरिक शिक्षा कार्यक्रम हैं। ऑनलाइन मोड से जो भी अध्ययन हम करते हैं फेस टू फेस माध्यम से। नेक्स्ट सवाल 7 नंबर आपकी स्क्रीन पर रहा। भारतीय तर्क विद्या का प्राचीनतम ग्रंथ कौन सा है, यानी भारतीय तर्क विद्या का प्राचीनतम ग्रंथ कौन सा है? न्याय सूत्र, कल्प सूत्र, सांख्य सूत्र, वेदांत सूत्र। भारतीय तर्क विद्या का प्राचीनतम ग्रंथ कौन सा है? 7 नंबर सवाल आपकी स्क्रीन पर है। सेवन नंबर सवाल का ऑप्शन आपका एक राइट होगा। न्याय सूत्र है जो भारतीय तर्क विद्या का प्राचीनतम ग्रंथ माना जाता है, ऑप्शन एक राइट होगा। 8 नंबर सवाल आपकी स्क्रीन पर है। निम्नलिखित में से किसने प्रत्येक राज्य में उच्च शिक्षा परिषद की स्थापना की सिफारिश की थी, यानी प्रत्येक राज्य में उच्च शिक्षा परिषद की स्थापना की सिफारिश किसने की थी? यूजीसी समिति रिपोर्ट 1990, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986, भारतीय शिक्षा आयोग 2005, मालवीय समिति 1978। यानी प्रत्येक राज्य में उच्च शिक्षा परिषद की स्थापना का सुझाव किसने दिया था? 4 ऑप्शन आपके समक्ष रहे। एट नंबर सवाल का ऑप्शन 2 राइट होगा। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में यह सिफारिश की गई थी कि प्रत्येक राज्य में उच्च शिक्षा परिषद की स्थापना की जाए, ऑप्शन 2 राइट होगा। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986। नेक्स्ट 9 नंबर सवाल आपकी स्क्रीन पर है। अंग्रेजी और विदेशी भाषा विश्वविद्यालय कहां पर स्थित है? इंग्लिश एंड फॉरेन लैंग्वेज यूनिवर्सिटी कहां पर स्थित है? इफ्लू, हैदराबाद, नई दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु। अंग्रेजी और विदेशी भाषा विश्वविद्यालय कहां पर स्थित है? क्या होगा 9 नंबर सवाल का राइट आंसर, आप गेस करिएगा। ऑप्शन आपका एक राइट होगा, हैदराबाद में। ऑप्शन एक राइट होगा, हैदराबाद में अंग्रेजी और विदेशी भाषा विश्वविद्यालय है। इससे जुड़े और क्या महत्वपूर्ण फैक्ट है उनके बारे में चर्चा करते हैं, आइए। तत्कालीन केंद्रीय अंग्रेजी और विदेशी भाषा संस्थान, यानी तत्कालीन समय में केंद्रीय और अंग्रेजी विदेशी भाषा संस्थान जो कहां पर थी? हैदराबाद। हैदराबाद, इसको अंग्रेजी और विदेशी भाषा विश्वविद्यालय इफ्लू के नाम से केंद्रीय विश्वविद्यालय के रूप में नामित किया गया। यानी पूर्व में जो यह अंग्रेजी और विदेशी भाषा विश्वविद्यालय है, पूर्व में यह क्या थी? यह केंद्रीय अंग्रेजी और विदेशी भाषा संस्थान थी, लेकिन इसे 2006 में एक अधिनियम के माध्यम से इसे विश्वविद्यालय का दर्जा दिया गया है। इसकी स्थापना अंग्रेजी और विदेशी भाषा अधिनियम 2006 के तहत की गई, जिसे 3 अगस्त 2007 को लागू किया गया है। यह अधिनियम लागू है अंग्रेजी और विदेशी भाषा अधिनियम 2006, जो 3 अगस्त 2007 को लागू हुआ, और इसी के माध्यम से केंद्रीय अंग्रेजी और विदेशी भाषा संस्थान को केंद्रीय अंग्रेजी और विदेशी भाषा विश्वविद्यालय के रूप में दर्जा दिया गया है मित्रों। और विश्वविद्यालय के कई परिसर हैं, लखनऊ और शिलांग में इसके परिसर है। इसके अलावा इसकी जो मुख्य प्रधान पीठ है वो हैदराबाद में है। यह आप स्लाइड पढ़ सकते हैं आसानी से। यानी केंद्रीय अंग्रेजी और विदेशी भाषा संस्थान, इसे 2006 में एक अधिनियम के माध्यम से, अंग्रेजी और विदेशी भाषा अधिनियम के माध्यम से विश्वविद्यालय का दर्जा दिया गया। और इसके मुख्य पीठ कहां है? हैदराबाद में है। और इसकी जो अन्य परिसर है इसके, वो लखनऊ और शिलांग में है, मेघालय और यूपी में। मुख्य पीठ हैदराबाद में है। आप स्लाइड को आसानी से पढ़ सकते हैं वीडियो को रोककर। हम चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की ओर।
अंग्रेजी और विदेशी भाषा विश्वविद्यालय एफलू, जिसे पहले CIEFL के नाम से जाना जाता था, भारत में स्थित एक केंद्रीय विश्वविद्यालय है। यह उच्चतर शिक्षा के लिए राष्ट्रीय स्तर का विश्वविद्यालय है। इसका मुख्य परिसर हैदराबाद में स्थित है, हालांकि इसके लखनऊ और शिलांग में भी इसके परिसर है। आप इस स्लाइड को भी आसानी से पढ़ सकते हैं वीडियो को रोककर। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की ओर। और इसका उद्देश्य क्या है, यानी अंग्रेजी और विदेशी भाषा विश्वविद्यालय है, यह क्यों स्थापित किया गया था। अपने उद्देश्यों को आगे बढ़ाने के लिए विश्वविद्यालय अनेक ऑन कैंपस कार्यक्रम प्रदान कर रहा है, जिनमें अंग्रेजी, अरबी, फ्रेंच, जर्मनी, जापानी, रूसी, स्पेनिश जैसी विदेशी भाषाओं में MA, MPhil, PhD की डिग्रियां प्रदान करना शामिल है। यानी इस विद्यालय में ये प्रोजेक्ट शामिल है। और विश्वविद्यालय ऑन कैंपस के साथ साथ दूरस्थ शिक्षा पद्धति के जरिए अंशकालिक सर्टिफिकेट, डिप्लोमा, एडवांस डिप्लोमा पाठ्यक्रम भी प्रदान कर रहा है। तो ये इसका कार्य क्या है, यानी अंग्रेजी और विदेशी भाषा विश्वविद्यालय है, इसके अंतर्गत क्या क्या कार्य किए जा रहे हैं, तो ये इसकी यहाँ सूची दी गई है मित्रों। आप इसे भी आसानी से पढ़ सकते हैं वीडियो को रोककर। चलते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। उच्च शिक्षा में नामांकन प्रतिशत भारत में सर्वाधिक किस क्षेत्र का है। हायर एजुकेशन में जो एनरोलमेंट है प्रतिशत किस क्षेत्र का है, आर्ट का, साइंस का, टेक्नोलॉजी एंड इंजीनियरिंग का, कॉमर्स का। क्या होगा 10 नंबर सवाल का राइट आंसर, आप गैस करिएगा। तो इस सवाल का ऑप्शन आपका एक राइट होगा, आर्ट में सर्वाधिक प्रतिशत है। और इसके बाद आपके ये क्रमानुसार दिया गया है, पहले नंबर आर्ट में सर्वाधिक प्रतिशत है, उसके बाद साइंस में है, उसके बाद टेक्नोलॉजी एंड इंजीनियरिंग में है, और उसके बाद अंतिम कॉमर्स में है। यानी सर्वाधिक नामांकन आर्ट में, उसके बाद साइंस में, उसके बाद टेक्नोलॉजी एंड इंजीनियरिंग में, और उसके बाद कॉमर्स में है। ये इसका क्रम है और पहला ऑप्शन इस क्वेश्चन का आपका राइट होगा। तो आज की वीडियो सीरीज में हम इतने सवालों के बारे में चर्चा कर पाए हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो सीरीज में और महत्वपूर्ण सवालों के साथ। धन्यवाद।